हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं आज आपको क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। हिस्ट्री में चैप्टर 1 क्या, कब और कहाँ और कैसे। कहाँ और कैसे यानी आपका देखिए, इसमें लेसन में क्या है कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। हाँ, यही हमें पढ़ना है। अब जैसे कि आप सोचिए, जैसे कि आपको कोई न्यूज़ मिलती है तो आप सोचते होंगे ना, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया। आपका पहला क्वेश्चन क्या होता होगा? ये क्या हो गया, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो ये लेसन इसी पे आधारित है। रसीदा का सवाल। रसीदा एक लड़की है। वह सवाल कर रही है कि अगर जो बीत चुका है 100 साल पहले या उससे भी पहले या उससे भी कम, तो प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में आप उसके बारे में कैसे जानोगे। ठीक है, यही वह सोच रही है। तो हमारा इतिहास क्या है? जो बीत चुका है उसी के बारे में जानने को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है, यानी अब जो बीत चुका है कोई भी चीज़, अब आप अपने फैमिली के ऊपर ले लीजिए, तो आपके दादा, आपके परदादा, तो उन लोग के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलती है? आपकी दादी के थ्रू, आपके पापा के थ्रू, आपके मम्मी के थ्रू। तो आप क्या बोलते हैं कि देखो 50 साल पहले तो ऐसा था हमारे घर में। ठीक है, तो वही चीज़ तो हमें किसके द्वारा पता चलती है? तो ये क्या हो गया, तो ये हमें अपने फैमिली वालों के द्वारा पता चलती है। तो फैमिली वालों के द्वारा पता चलती है, और तो इसे हम क्या कहेंगे? हमारे परिवार का इतिहास। तो क्या इतिहास मतलब क्या? पुरानी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करना को इतिहास कहते हैं। तो अब रसीदा क्या सवाल कर रही है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यदि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ होगा। तो यही बात है ना, कैसे कोई जाना कि क्या हुआ होगा। तो अब ये जो रसीदा है वो बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। ठीक है, अखबार पढ़ रही थी। तो उसकी निगाह एक हेडलाइन पे जाती है जिसमें ये लिखा हुआ है। अचानक वो देखती है उस हेडलाइन को कि 100 साल पहले, यानी कि 100 साल पहले के बारे में कुछ उस अखबार में लिखा हुआ था। वह सोचने लगी कि वह कैसे जान सकती है कि इतने वर्ष से पहले क्या हुआ था। तो देखिए, अब ये क्या सोच रही है? ये सोच रही है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ होगा, इसके बारे में हम लोग को कैसे पता चलेगा। ये सवाल रसीदा के मन में चल रहा था। कैसे पता लगाएं? अब देखिए, इसमें बता रहा है कि अब हम लोग 100 साल पहले के बारे में, या जो बीत चुका है, हम पैदा नहीं हुए उसके पहले जो बीत चुका है उसके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे। इस पैराग्राफ में हम ये जानेंगे। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ, तुम रेडियो सुन सकते हो। देखिए, आप रेडियो के थ्रू पता कर सकते हैं। आप रेडियो सुन के आपको पता चल सकता है कि पहले क्या हुआ होगा। टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। देखिए, अब कोई भी घटना होती है तो उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? रेडियो, अखबार और टेलीविज़न। ठीक है, ये हमारी 3 चीज़ें हैं। इसके द्वारा ही हम, और आजकल आ गया है मोबाइल। ठीक है, मोबाइल के द्वारा भी हमें पता चलता है। ठीक है, अब ये जो मोबाइल है इसके द्वारा ही हम लोग को, ज़्यादातर लोग मोबाइल के द्वारा ही अब पता करते हैं। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? हम लोग टीवी देखेंगे, रेडियो सुनेंगे, अखबार पढ़ेंगे, या फिर मोबाइल चला लेंगे, मोबाइल पे देख लेंगे, तो उसके बारे में हमें सब पता चल जाएगा। ठीक है, साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो कि जिसे उस समय की स्मृति हो।
अब देखिए इसके द्वारा आप ये सब चीज़ों के द्वारा आप पता कर ही सकते हैं। साथ ही अगर आप उस समय का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उस नज़ारे को देखा हो, जो पिछले वर्षों बीती है ना, तो जिसको पता हो उसके बारे में, जिसको याद हो उसके बारे में, उससे भी पूछ सकते हो उसके बारे में, ठीक है। हाँ, और लेकिन वह बहुत पहले क्या हुआ यह कैसे जाना जा सकता है। अब ये बात भी देखिए कि बहुत पहले क्या हुआ इसके बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं। हम लोग नहीं ना जान सकते, नहीं जान सकते हैं। अब देखिए स्मृति, शिलालेख, अब जितने वर्षों पूर्व आप राजा महाराजा के बारे में पढ़ेंगे आगे, और स्मृति देखेंगे, शिलालेख देखेंगे, सिक्के और स्तंभ, तो हमें प्राचीन राजा के बारे में, उसके वंश के बारे में हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब बहुत पहले क्या हुआ था हमें ग्रंथों से पता चलेगा, ठीक। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से पता चल सकता है। अब किताब के थ्रू पता चल सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करके और पढ़ के हमें पता चल सकता है। तो ये हम कैसे जानेंगे, इसे ही हमें पढ़ना है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब देखिए अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, हमें क्या पता करना है अतीत में, यही हमें आगे पढ़ना है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, ठीक है। अब आप अतीत के बारे में क्या जानेंगे कि लोग कैसा खाते रहे, कैसा पहनते रहे, कैसे रहते रहे, कैसा घर था उन लोग का शहर कैसा होगा, यानी नगरीय व्यवस्था कैसी होगी, और लोग क्या खाते रहे हैं, उन लोग को किस किस चीज़ के बारे में पता था जो आज हम लोग खा रहे हैं, उसमें से किन किन चीज़ें वो भी खाते थे, वो लोग कैसा कपड़ा पहनते थे, जैसा हम लोग पहनते हैं वैसा पहनते थे। ये सब बातें हम जान सकते हैं। उन लोग का घर कैसा था, ईंट का था, मिट्टी का था, कैसा था, यही सब चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषिकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारे शिकारी, देखिए अब हम लोग क्या जान सकते हैं, शिकारी के बारे में जान सकते हैं, पशुपालक जो थे उन लोगों के बारे में जान सकते हैं ना, और कृषिकों के बारे में, शासक के बारे में, व्यापारियों के बारे में, पुरोहित के बारे में, संगीतकार, कलाकार, वैज्ञानिक, इन सब के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक इन लोग कैसे जीवन व्यतीत करते थे ना, ये लोग कैसे रहते थे, ये लोग क्या करते थे, इन लोग का जीवन कैसा था, इन लोग को किन किन परेशानियों से सामना करना पड़ा, ये सब के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम लोग ये सब बारे में जान सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत गाते थे। अब देखिए वो सब चीज़ों के बारे में तो जानकारी इकट्ठा कर ही सकते हैं। अब हम लोग बच्चों के विषय में भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे क्या खेलते होंगे, कौन सा गेम खेलते होंगे, हाँ, कौन सी स्टोरी सुनते होंगे, कहानियाँ, कौन सा ड्रामा देखते होंगे, नाटक। क्योंकि अब ड्रामा मोबाइल पे आता है ना, पर पहले तो सामने लोग करते थे और बैठ के टेबल पे देखा जाता था, वैसा नाटक होता था। तो और वो लोग कौन कौन से गाना गाते थे, उन लोग कौन सा गाना गाते थे, कौन सा डांस करते थे, कैसे खेलते थे, ये सब बारे में भी हम लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, अब ये लोग जो थे ये लोग कहाँ रहते थे, ठीक है, इसके बारे में हम पता करेंगे। मानचित्र पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब देखिए जो पेज नंबर 2 में मैप है, इसमें
नर्मदा नदी ये है, ठीक है। तो अब जो नर्मदा नदी है इसके बारे में वो पूछ रहा है, तो ये कहाँ है, ये है ना नर्मदा नदी, इसी के बारे में वो उसने पूछा है इसमें। कई लाख वर्षों पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। अब जो नर्मदा नदी है का तट है, वहाँ पे कई लाख वर्ष पहले, मतलब बहुत पहले से इस नदी के किनारे पे लोग रहते थे, समझी। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अब देखिए जो नदी थी, नर्मदा नदी के किनारे लाखों करोड़ों वर्षों पहले से लोग रहते थे, ठीक है। वही तट नदी के किनारे लोग, पहले के लोग नदी के किनारे ही बसते थे, जिसमें कि उन लोगों को पानी के लिए दिक्कत ना हो, तो वहाँ रहते थे। अब जो यहाँ लोग रहते थे, ये लोग संग्राहक थे, यानी सब चीज़ों को सजो के रखने वाले, अच्छे से रखने वाले लोग थे ये लोग। और ये लोग के आसपास जो जंगल थे बड़े बड़े विशाल, उससे भी ये लोग परिचित थे, उसके बारे में भी ये लोग जानते थे, वे पूरे जंगल के बारे में। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादनों का यहीं से संग्रह किया करते थे। अब देखिए, अब ये लोग खाना खाने के लिए जंगल से फल, जड़, जंगली घास, पौधे, ये सब ये लोग खाते थे, जो जंगल से इनको प्राप्त होती थी, और उनको इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे और इन्हीं से खाते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी ये लोग जानवरों का शिकार भी करते थे, ठीक है, उसको भी खाते होंगे शिकार करके जानवरों को। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखिए इसमें ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में देखते हैं। ये देखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ ये हैं, ठीक है। मैप में ये इसमें अंडरलाइन में यही इसने पूछा है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। अब देखिए ये जो दोनों पहाड़ियाँ थीं ऊपरी इलाके की, ये आपकी काबुल नदी के पास किरथर और सुलेमान, यहाँ पे ही 8000 वर्ष पूर्व, मैक्सिमम जो आपका रेंज मान रहा है 8000 वर्ष, ठीक है। तो 8000 वर्ष पूर्व यहाँ पे स्त्री पुरुष दोनों रहते थे, ठीक है। तो यहीं पे सबसे पहले इन लोगों ने खेती की। और किस चीज़ की खेती की, देखिए जौ और गेहूँ की सबसे पहले यहीं उपजाया गया। कहाँ पे, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में, ठीक है। इन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। अब देखिए इन लोगों ने भी पशु पालना शुरू किया था। इन लोगों ने क्या क्या पाला, भेड़, बकरी, गाय, बैल, 4 तरह के, ठीक है। इन लोगों ने पालतू पशु बनाया, अपने यहाँ पाला, ठीक है। ये लोग गांव में रहते थे। अब देखिए ये जो पहाड़ियाँ थी, यहाँ पे इन लोगों ने अपना गांव बसा लिया था। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखिए इसमें गारो और मध्य पहाड़ियाँ, अब देखिए उत्तर पूर्व में ये देखिए गारो और ये हिंद पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ। देखिए ये विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये विंध्य पहाड़ियाँ नर्मदा और सोम नदी के पास है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी के पास गारो पहाड़ियाँ जो उत्तर पूर्व में है, ठीक। इसके बारे में भी पता लगाने को उसने बोला। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। मतलब देखिए ये जो क्षेत्र हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा कृषि का विकास हुआ, यहीं सबसे ज़्यादा खेती की गई।
जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। अब देखिए ये कहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया गया है? गारो और विंध्य पहाड़ियों में सबसे पहले चावल उपजाया गया। अब देखिए आपको याद रखना है, ऊपर में देखिए सबसे पहले खेती कहाँ शुरू किया है? सुलेमान और किरथिर में। ठीक है, सुलेमान और किरथिर में पहाड़ियों में सबसे पहले गेहूँ और जौ उपजाया गया, और फिर गारो और मध्य इसमें विंध्य पहाड़ियों में चावल उपजाया गया। ठीक है, ये बात याद रखनी है। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। अब देखिए जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वो विंध्य पहाड़ जो है उसके उत्तर में स्थित है। ठीक है, मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब देखिए इसने यहाँ क्वेश्चन क्या मिला है? मानचित्र पर सिंधु नदी की सहायक नदी पूछा है, तो आप देखिए यहीं पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए सिंधु नदी है, तो उसकी सहायक नदी ये सब हुई ना, झेलम, चुनाव, रावी, सतलुज, ये सब सहायक नदी हैं। तो देखिए सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है और लगभग 4,4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। अब देखिए अब सहायक नदी उसे कहते हैं जो बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं तो उसको सहायक नदी बोलते हैं। ठीक है, तो सहायक नदी बोलते हैं। तो लगभग 4,700 वर्ष पूर्व ये जो नदी है सिंधु की सहायक नदी है, इन्हीं के किनारे छोटे छोटे नगर, प्रारंभिक नगर जो थे वो छोटे छोटे नगर यहीं पे बसे, फले फूले, यहीं पे रहे, यहीं पे ख़त्म हुए नदी के किनारे। क्योंकि पहले के समय में सहायक जो नदी थी उसी के किनारे बसाया जाता था शहरों को। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब देखिए गंगा और उसकी सहायक नदी जो है उसके किनारे ही समुद्र तटीय जो इलाके हैं वहाँ पे नगर का विकास हुआ, क्योंकि गंगा उसकी सहायक नदी के से समुद्र का तट पास में है, तो वहीं पे नगर का विकास हुआ, वहीं नगर बसने शुरू हुए। ठीक है, वहीं नगर बसे, क्योंकि कोई भी सभ्यता या कोई भी देश नदी के किनारे बसा इसलिए रहता है क्योंकि कभी सूखे की दिक्कत उन लोग को ना आए, इसलिए नदी के किनारे बसाया जाता है। ठीक है, अब ये नगरों का विकास लगभग कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। ये 2500 वर्ष पूर्व हुआ इन नगरों का विकास। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब देखिए इसमें जो सोन नदी है इसके बारे में हमें पता करना है। तो गंगा की सहायक नदी है ना सोन, ये देखिए आप ध्यान से मैप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये देखिए गंगा की सहायक नदी, ये देखिए गंगा नदी है, उसके सहायक नदी क्या है? ये सोन है। ये देखिए ना, मैप में हम लोग पता लगा लिए। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये जो सोन नदी है ये इस समय प्राचीन समय में उसको मगध बोलते थे, उसका नाम मगध था। उसके आसपास जो क्षेत्र है जहाँ शहर बसा था, वर्तमान में जो मगध था प्राचीन काल का, उसे बिहार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्राचीन नाम बदल के अब बहुत जगहों के नाम नए रख दिए गए हैं। ठीक है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अब देखिए उस जो प्राचीन काल था उस समय बहुत शक्तिशाली शासक हुए थे। नए नए राजवंश का उदय हमेशा होता रहता था।
तो मगध में भी एक शक्तिशाली शासक था और उसने एक बड़े से विशाल राज्य की स्थापना की थी। बहुत बड़ा राज्य बनाया था अपना। और देश के अन्य हिस्सों में भी, अब देश के जो अन्य हिस्से थे वहाँ पे भी ऐसे राज्य बने थे बड़े बड़े। ठीक है, राज्य बड़े कैसे होते थे इन लोग के? ये लोग युद्ध लड़ते थे, तो जो शासक युद्ध हार जाता था तो उसको अपना राज्य जीते हुए शासक को देना पड़ता था, इसलिए इन लोग का राज्य बड़ा हो जाता था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। अब देखिए, जो लोग थे वो लोग उपमहाद्वीप के एक ही हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा करते थे। ठीक है, इसके आगे नहीं जाते थे। जब लोगों को रास्ता ही नहीं पता था तो लोग कैसे जाएंगे कहीं भी? कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अब देखिए, बहुत जगह का रास्ता जोखिम वाला था, फिर भी लोग यात्रा करते थे क्योंकि उन्हें दूसरे स्थान पर जाना होता था। अब कभी कभी लोग हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत पे भी चले जाते थे। पहाड़ियाँ, छोटे छोटे बड़े रेगिस्तान, नदी भी पार करनी पड़ती थी। जो समुद्र हैं, ये सब चीज़ों के कारण ये जो यात्रा होती थी वो जोखिम हो जाती थी, क्योंकि पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी, समुद्र। अब जोखिम क्यों होती थी? क्योंकि यहाँ जाना खतरनाक होता था। अब फिर भी ये यात्रा कर यहाँ जाना तो जोखिम भरा होता ही था, पर यहाँ की यात्रा असंभव नहीं होती थी, संभव होती थी। लोग यहाँ यात्रा करते थे क्योंकि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, अपने कार्य करने ही हैं। ठीक है, नया कुछ खोजना है, इस कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अब ये जोखिम लोग क्यों उठाते थे? क्योंकि इन लोग को काम की तलाश होती थी। अब जैसे कि जीवन यापन करने की काम की ज़रूरत तो होती थी, तो इसलिए लोग जोखिम उठाते थे। या तो प्राकृतिक आपदा आ गई। प्राकृतिक आपदा क्या? जैसे बाढ़ आ गई और तूफान आ गया। ठीक है, आप जंगल के पास हैं तो बिजली गिरी तो आग लग गई उससे। ठीक है, तो बहुत सारी परेशानियां होती थी जिससे कि इन लोग को एक जगह से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। तो इसीलिए कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। अब देखिए, एग्जाम्पल दे रहा है कि कभी कभी जो सेना होती थी एक राज्य की, तो वो दूसरे राज्य में क्यों जाती थी? विजय हासिल करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए, उस राज्य को जीतने के लिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते। अब देखिए, पहले के समय में व्यापारी लोग भी सफ़र करते थे। वो लोग अपना कीमती सामान लेके जाते थे और दूसरे शहरों में बेच के पैसा लेके घर चले आते थे। तो वो कभी ग्रुप में जाते थे, कभी जहाज़ में जाते थे और महंगी महंगी चीज़ें लेके जाते थे, मूल्यवान वस्तु यानी महंगी चीज़ें। एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे वो उसे बेचने, क्योंकि अब उनके एरिया में तो कोई ख़रीदेगा नहीं, तो बाहर बेचेगा वो। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते थे। अब जो धार्मिक गुरु हैं
वो लोगों को शिक्षा और सलाह भी देते थे ना। एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसका मतलब जो धार्मिक गुरु होते थे वो गांव गांव, शहर शहर जाके लोगों को शिक्षा देते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। ठीक है, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। अब देखिए कुछ लोग जो थे वो लोग कुछ खोज के लिए भी जाते थे, जैसे कोई नई जगह खोजने के लिए निकल गए, यार सोचते होंगे अरे चलो चला जाए, वहाँ पे कुछ नया तो होगा ही होगा। तो नई जगह खोजने के लिए भी उत्सुकता से जाते थे, खुश होके। इन सभी यात्राओं से लोग एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। अब देखिए कोई भी कारणवश आप यात्रा करते हैं तो आप अपने जगह से दूसरे जगह जब जाएंगे तो आपको नया रहन सहन, नया माहौल, ठीक है, नए विचार सब जानने का अवसर मिलता है। तो आप जैसे आप वहाँ का पहनावा, वहाँ की बोली, वहाँ का खान पान, वहाँ के लोग कैसा सोचते हैं, ये सब के बारे में आपको पता चलेगा। अब जैसे एक राजा दूसरे राज्य के अपने अंडर में लेता था तो कुछ चीज़ें उस राज्य की, वो राजा का राज्य सीखता था, कुछ चीज़ें वो राज्य अपने जीते हुए राज्य से सीखता था। समझे? दोनों आपस में एक दूसरे से थोड़ा बहुत सीखते थे। तो ये सब जानने का अवसर मिलता था सफ़र करने पे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अब देखिए आज का सा जो समय है, इस समय लोग यात्रा क्यों करते हैं? देखिए पहले व्यापार के लिए करते थे, अब नौकरी के लिए, नौकरी में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी यात्रा करते हैं, घूमने जाने के लिए यात्रा करते हैं। अब आप बाहर रहते हैं तो अपने घर आने के लिए यात्रा करते हैं। ठीक है, शिक्षा के लिए आप दूसरे जगह शहर जाके रहते हैं तो यात्रा करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखिए। पहाड़ी और पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। देखिए ये भी हमें देखना होगा। अब आप मैप में ये देखिए, ये पहाड़ी है, गोरा की पहाड़ी, विंध्य की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, देखिए ये देखिए हिमालय, ये थार का रेगिस्तान, चंबल की घाटी, ये सब क्या है? ये जगह है। पर आप देखिए पहाड़ी के ऊपर ये प्राकृतिक रेखाएं हैं, ये सब देख रहे हैं ना, ये देखिए। ठीक है, वहीं पे नदी बह रही है कोई ना कोई। ठीक है, हम लोग देख लिए, प्राकृतिक सीमा है वो सब उपमहाद्वीप की। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। इन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। देखिए जो 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 ये पहाड़ी थी, सीमा रेखा थी प्राकृतिक, उसको पार करना बहुत कठिन था। ठीक है, आसान नहीं था उसको पार करना, पर जो चाहता था कि हम पार करेंगे तो वो पार कर लेता था उसको। ने देखिए आप भी कोई कार्य अगर आप करना चाहेंगे तो आप ज़रूर करेंगे, और नहीं करना चाहेंगे तो कितना भी मेहनत कर ले नहीं होगा वो कार्य आपसे। तो जो चाहता था वो पार कर लेता था। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके। अब देखिए लोग पर्वत, अगर लोग चाहते तो वो पर्वत पे चढ़ जाते थे एकदम ऊपर तक, और समुद्र को भी पार कर सकते थे, गहरे समुद्र को भी।
जहाज के द्वारा। और आप पहले से ही सोच लो कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। चाहे वो पर्वत पे चढ़ना हो, पर्वत की ऊंचाई पे चढ़ना हो, या गहरे समुद्र को पार करना हो। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। अब देखिए, ये जब जो पहाड़ियाँ थी, उपमहाद्वीप थे, यहाँ से भी, इसके बाहर से भी लोग आए, ठीक है, और यहीं आके बस गए, रह गए। यहाँ भारत में जब वो लोग आए तो उन्हें यहाँ का कल्चर, यहाँ का मतलब यहाँ की सभ्यता, यहाँ के रहन सहन, खान पीन, यहाँ के लोगों का व्यवहार इतना अच्छा लगा कि वो यहीं बस गए। लोगों के इस आगमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्धि प्रदान की, ठीक है। अब लोग जो थे इस तरह आ रहे थे, आवागमन मतलब आ रहे थे, आना। तो जो लोग आ रहे थे वो हमारी जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, परंपरा थी, उसे बढ़ावा मिला, ठीक है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचार को अपनाते थे। अब देखिए, तो कई सौ वर्ष पहले क्या होता था, पत्थर लोग तराशते थे, ठीक है। पत्थर को तराश के उसको नगीना बनाते थे, ठीक। ये सब काम बहुत प्राचीन समय से चल रहा है, जो आज तक है। संगीत बनाने, अब देखिए संगीत यानी म्यूजिक जो है, आप गाना सुनते होंगे ना, तो वो गाना भी तो कोई बनाता होगा, फिर उसको कोई गाता होगा, ठीक है। तो जो गाना बनाने का काम है वो प्राचीन समय से हो रहा है। हाँ, तो म्यूजिक बनाने का काम भी प्राचीन समय से ही हो रहा है। हाँ, अब क्या, अब जो भोजन होता है यानी खाना, उसको बनाने के लिए भी नए नए टेक्निक अपनाए जाते, तरीके अपनाए जाते थे। अब हम कोई भी चीज़ की सब्जी है, हम वो दूसरे तरफ से बनाते हैं। मेरी मम्मी वो दूसरे तरह से बनाती हैं, तो हम अपनी मम्मी से सीखेंगे ना कि वो किस तरह से बनाती हैं, तो अब हम उनके नए तरीके से, उनकी तरीके से बनाएंगे। तो एक दूसरे से विचार को भी हम अपना लेंगे। तो इसी तरह नए नए तरीके से वो लोग भोजन बनाते थे और एक दूसरे के विचार को अपना लेते थे, यानी एक दूसरे से सीखते थे खाना बनाना नए नए तरीके के, ठीक है। देश के नाम, अब देखिए देश के क्या क्या नाम है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते थे। अब देखिए, हमारा जो देश है उसका नाम पहले इंडिया था और अब उसे भारत कहा जाता है। यही सब नामों से हम अपने देश को बुलाते हैं। इंडिया शब्द इंस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। हाँ देखिए, ये बात सत्य है, ये बात सही है कि जो इंडिया शब्द है वो इंस शब्द से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। तो अब देखिए, भारत का जो आखिरी छोर है, शुरुआती छोर है, वहाँ पे सिंधु नदी है। तो प्राचीन समय में वहाँ पे देखिए सिंधु सभ्यता थी। वो आधी सभ्यता पाकिस्तान में चली गई बंटवारे के बाद, और आधी भारत में आई, ठीक है। तो इसीलिए सिंधु नाम पड़ा। तो सिंधु को इंग्लिश में इंड्स कहते थे, तो इंड से इंडिया बना, ठीक है। इंडिया का हिंदी में मीनिंग भारत। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगा। अब देखिए, इंडिया एक महाद्वीप में है, तो इंडिया के अगल
बगल वाले महाद्वीप में ईरान और यूनान है। अब ये आपको एटलस में देख के अपने बुक में पता करना होगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस या अथवा इंदुस के और इस नदी में पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब देखिए, जो ईरानी और यूनानी थे वो उत्तर पश्चिम से 2500 वर्ष पूर्व आए, ठीक है। तो उन लोगों ने सिंधु नदी जब पार की, सिंधु में आए, तो सिंधु को उन लोगों ने हिंदूस कहा, ठीक है। अब इस हिंदूस से इंदुस हुआ, इंदुस से फिर इस नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि थी, मतलब नदी के पहले जो ज़मीन थी, उसको इंडिया कहा गया, ठीक है। तो इंडिया का नाम कौन रखा? ये ईरानी और यूनानी जो 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से ये यूनानी जो आए, इन्होंने ही इन सिंधु नदी के पूर्व में जो देश जगह थी उसका नाम इंडिया रखा, ठीक है। तो इंडिया का नाम कैसे पड़ा? अब यहाँ से आपको पता चला ना कि ईरानी यूनानी जो आए 2500 वर्ष पूर्व, उन्होंने हिंदूस बोला, ठीक है, सिंधु नदी को हिंदूस बोला, ठीक। अब फिर उसके आसपास की जो ज़मीनें थी, भूमि थी, या उस नदी के पहले जो ज़मीन थी, उसे इंडिया बोला। तो वही आज का हमारा भारत है, ठीक है, आपका देश, आपकी कंट्री। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। अब देखिए, भरत जो नाम है वो उत्तर पश्चिम जो जगह है भारत में, इंडिया में, तो वहाँ के लोगों के एक समूह का नाम था, तो ग्रुप का नाम था। जैसे आप अपना टाइटल जानते होंगे ना, ठीक है। तो टाइटल के नाम से ही कहते हैं ना लोग, ये लोग आ गए, अरे भाई ये लोग आ गए, इस ख़ानदान के हैं। तो वैसे ही लोग, पहले जो लोग रहते थे उन लोग के समूह, यानी लोग के ख़ानदान का क्या नाम था, तो उसी के नाम से वो लोग जाने जाते थे। पहले के लोग ग्रुप में रहते थे, यानी समूह में रहते थे, तो उसी में से एक समूह ये भी था जिसे भरत नाम का प्रयोग करके जाना जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिला। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब देखिए, अब इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? जो हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, वहाँ से, वहाँ 3500 वर्ष पूर्व तो ये ग्रुप के बारे में पता चला हमें। कहाँ से पता चला इस समूह के बारे में? संस्कृत की जो आरंभिक किताब थी, पुस्तक थी, यानी हमारा जो वेद है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, तो 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है कि ये भरत नाम का ग्रुप था, समूह था, उसके कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बाद में इस ग्रुप का नाम के वजह से ही देश का नाम भारत पड़ा, देश के लिए इस नाम का प्रयोग होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अब देखिए, जो हमारा अतीत है उसके बारे में हम कैसे जानेंगे, यानी हमारा जो बीत चुका है कल, उसके बारे में। हाँ, अपने अतीत के बारे में तो हम जानते होंगे, हमारे मम्मी पापा के अतीत के बारे में, हमारे दादी दादा के अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे? तो किसी के द्वारा हमें पता चलेगा। तो हमें इसी बारे में इसमें पढ़ना है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं।
देखिए, अब जो हमारा अतीत है, चाहे हमारा पुराना जो इतिहास है, उसके बारे में हम कैसे कई तरह से पता कर सकते हैं। ठीक है, कई तरह से पता कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तिका को ढूंढना और पढ़ना। देखिए, सबसे पहले आप इतिहास के बारे में कैसे पता करेंगे? आप उस समय की कोई किताब ढूंढिए, बुक ढूंढिए। ठीक है, उस समय लिखी हुई किताब। ठीक है, आप किताब से पढ़ लीजिए तो आपको अतीत के बारे में पता चल जाएगा कि आप जिस जगह रह रहे हैं, आपका जहाँ घर है, 100 साल पहले यहाँ पे क्या होगा। तो आप किताब ढूंढिए। ठीक है, और उसको पढ़ लीजिए तो आपको इतिहास के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि इतिहास जानने का सबसे आसान तरीका है कि आप उस समय की किताब, पांडुलिपि, लिपियाँ, ये सब पढ़ के आप पता कर सकते हैं। पर उस समय की लिपियाँ जो थीं वो संस्कृत भाषा में थी, बहुत सी ब्राह्मी लिपि भाषा में थी, तो उसे पढ़ना भी मुमकिन नहीं है। पर उसका जो उसे पढ़ सकते थे तो उसको पढ़ के उन लोग उसका ट्रांसलेशन करके कुछ लोगों ने किताब पब्लिश की, आप उससे पढ़ सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तिका को ढूंढना और पढ़ना था। ठीक है, किताब ढूंढेंगे और पढ़ लेंगे। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। देखिए, अब जो ये किताब थी, जो बुक होती हैं जो हाथ से लिखी हुई होती हैं, उनको पहले के समय में पांडुलिपि कहा जाता था, क्योंकि वो हाथ से लिखी हुई थी। तो इसलिए अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला हुआ। अब देखिए, जो पांडुलिपि है उसको पांडुलिपि नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो हाथ से लिखी हुई थी। तो इंग्लिश में पांडुलिपि जो है उसको क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट यानी मानव द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट। तो इसका लैटिन शब्द क्या है? मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला हुआ यानी लिखा हुआ। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखा मिलता था। देखिए, जो पांडुलिपि थी वो पत्ते पे लिखी हुई थी। ठीक है, अब वो पत्ता कहाँ से आता था? तो देखिए, जो पांडुलिपियाँ थीं उनको ताड़पत्रों में लिखा जाता था, यानी पत्तियों में। और अथवा मतलब ताड़पत्र कैसे बनाए जाते थे? हिमालय पर्वत जो है उसके क्षेत्र में एक पेड़ उगता है भुज नाम का। देखिए, ये नाम दिया है भुज नाम के पेड़ की पत्तियों से, उसकी छाल से, यानी जो पेड़ की छाल होती है भूरी भूरी, उससे। ठीक है, विशेष तरीके से वो तैयार किया जाता था भोजपत्र को। ठीक है, उस पे लिखा जाता था। अब देखिए, अब उसकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए लिखा हुआ है, ये दिया क्या है? ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। ये एक पेज है ताड़पत्रों से बनी हुई पांडुलिपि का। ठीक है, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई है। अब ये जो पांडुलिपि है वो 1000 वर्ष पहले लिखी गई है, मतलब 1000 वर्ष पहले ये लिखा गया था। सोचिए कितना यूनिक तरीके से लिखा गया था, क्योंकि आज भी ये उपलब्ध है संग्रहालय में, कहीं म्यूजियम में। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर अलग अलग हिस्से में एक साथ बांध दिया जाता था। अब देखिए, आप पेज कैसे बनाते थे पहले? बुक बनाने के लिए पहले पेज की व्यवस्था करते थे। तो पेज कैसे बनाते थे ये लोग?
ताड़ के पेड़ को पत्तों को काट के, ताड़ जो पेड़ था उसके पत्तों को काट के एक बराबर वे में काट के उसको अलग अलग कर लेते थे, फिर उसको आपस में बांध देते थे उसके हिस्सों को। ठीक है, तो वो बुक का काम कर देता था। भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। अब देखिए, जो भुज के पेड़ की छाल की जो से बनी हुई जो पांडुलिपि है, तुम उसको देख सकते हो। ये देखो, ये जो येलो येलो है, ये तुम्हारी पांडुलिपि है। ये देखो, अब देखो इसमें प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है जिसे पढ़ा जा रहा है। इतने वर्षों में ऐसे कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। अब देखिए, जो पांडुलिपि थी इतने ज़्यादा वर्ष पुरानी है, 1000 वर्ष ना, तो इसलिए अब क्या था, उसको पेड़ से बना था तो उसको कीड़े खा गए। ठीक है, क्योंकि वो पेड़ों से बना हुआ था और कुछ तो ख़त्म हो गई, ऐसे ही रखे रखे गल गई। अब आप कोई भी नोट भी अब आपकी नोट है जो, उसको बहुत दिनों तक रख दीजिए तो जैसे देखिए वो एकदम गलने जैसी हो जाती है। अब कोई कागज़ है, उस पर पानी पड़ जाता है तो वो भी तो गलने जैसा हो जाता है। फिर भी ऐसा कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। अब जो देखिए बहुत सारी नष्ट हो गई, उसके बाद भी अभी भी कुछ उपलब्ध है आज भी। जो मैंने बताया ना, म्यूजियम में रखी हुई, संग्रहालय में बहुत संरक्षित करके। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिर और विहारों में प्राप्त होती थी। अब देखिए, पहले ये पांडुलिपियाँ जो थीं ये मंदिर में रखी जाती थी। वहाँ मंदिर का इतिहास लिख के उसमें मंदिर के बारे में जो कहानियाँ होती थी उसको लिख के उसमें वहाँ रख दी जाती थी। और फिर या तो विहार में, विहार मतलब क्या होता है, जो बौद्ध और जैन धर्मों के लिए जो गुफा खोद के बनाई जाती थी उन्हें विहार कहा जाता था। बौद्ध लोग का मंदिर, जैनियों का मंदिर, ठीक है, तो उन लोग उसको विहार कहा जाता था। वहाँ पे ये रखी जाती थी। वहाँ क्यों रखी जाती थी, वो जो मंदिर और विहार थे उसके बारे में जो कहानियाँ होती थी उसके बारे में उसमें लिख के वहाँ रख दिया जाता था। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजा के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों में चर्चा मिलती थी। अब देखिए, ये जो किताबें थीं इसमें क्या था कि धार्मिक मान्यता, वही देखिए मैंने कहा ना, कहानियाँ, व्यवहार, उस समय कैसा व्यवहार होता था, कहानियाँ थी, कौन सा राजा इस मंदिर को बनवाया, कौन सा राजा, उसका जीवन कैसा था, उसकी प्रजा कैसी थी, उसके वंश के बारे में ये सब लिखा होता था। और औषधि कि जैसे कि कौन सी औषधि किस बीमारी के लिए होती है, पहले औषधि चलती थी, अब बहुत दवाई हो गई है। ठीक है, और उस समय विज्ञान उसी समय से जाना जाता है। ठीक है, तो वो विज्ञान के बारे में भी था। इस तरह की विषयों के बारे में वहाँ चर्चा मिलता है। तो ये सब के बारे में वहाँ पांडुलिपि में लिखा होता था। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। अब देखिए, जो इसके अलावा भी देखिए महाकाव्य है। ठीक है, सब धर्मों के अलग अलग हैं। मुसलमानों के कुरान है, हिंदुओं के देखिए आपके महाभारत और रामायण, गीता, ये सब है। और जैनियों के भी अलग किताबें हैं, बौद्ध के देखिए अलग किताबें हैं उनके धर्मों पे आधारित। ठीक है, तो और कविताएं और नाटक सब के बारे में अलग अलग ये सब भी चीज़ें हैं जिनसे हमें उस समय के बारे में पता चल सकता है। देखिए, अब पांडुलिपि के द्वारा तो पता चलेगा ही चलेगा, पर ये जो महाकाव्य है, अब देखिए कौन राजा कितना धर्म कर्म किया। ठीक है, और देखिए इसमें ये तो बताया नहीं, लेख के द्वारा भी जो, जैसे देखिए अशोक जो थे
उन्होंने 13 शिलालेख बनाए थे बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद। 13वें शिलालेख में उनके बौद्ध धर्म के बारे में लिखा हुआ है। उस समय नाटक भी होते थे, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। अब कविताएं लिखने वाले बोलने वाले लोग भी होते थे जिन्हें कवि कहा जाता था, तो ये सब भी पता चल सकता है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए भी मिलते हैं। अब देखिए ये सब चीज़ के बारे में लिखा हुआ। अब देखिए कविताएं जो हैं वो भी संस्कृत में लिखी हुई होंगी, नाटक जो है वो भी संस्कृत में लिखे होंगे, क्योंकि सबसे पहले प्राचीन समय में यहाँ संस्कृत चलती थी। तो प्राचीन समय की कोई भी चीज़ें संस्कृत भाषा में लिखी हुई होती थी, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब देखिए मैंने बताया ना, तो जो पांडुलिपि है उसमें या तो संस्कृत या तो प्राकृतिक भाषा में लिखा है, पर उस समय एक और भाषा चलती थी, तमिल, ठीक है। तो उस समय प्राचीन समय में ज़्यादातर लोग आपके प्राकृतिक भाषा बोलते थे, या तो संस्कृत बोलते थे और नहीं तो तमिल। और ये सब जो किताबें हैं ये प्राकृतिक और तमिल भाषा में आपको मिलती हैं और संस्कृत में, पर जो यहाँ के लोग थे ये लोग तमिल भाषा बोलते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। देखिए मैंने बताया ना, अब जो थे राजा लोग थे वो लोग अभिलेख भी लिखते थे कि युद्ध लड़ने के बाद जब वो लोग विजय होते थे तो वो लोग अभिलेख लिखते थे, ठीक है। या कुछ अन्य जैसे हिंदू राजा थे वो बौद्ध धर्म या जैन धर्म अपनाते थे तो भी वो लोग लेख लिखते थे, अभिलेख लिखते थे। तो ये अभिलेख क्या होता था, पत्थर में, जैसे आजकल का बोर्ड आप देखते हैं, कहीं जाते हैं तो आपको बोर्ड लगा हुआ दिखा हुआ मिलता है, उसी तरह का प्राचीन समय में अभिलेख होता था। पर प्राचीन समय में पत्थर का बना हुआ होता था अभिलेख, या कोई दीवार खड़ी कर दी जाती थी और उस पर अभिलेख लिख दिए जाते थे, तो उसे अभिलेख बोलते थे। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी उपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कर दिए मिलते थे। अब देखिए ये लेख किस पे लिखे जाते थे, या तो पत्थर पे या तो धातु पे, जो मोटी सतह का होता था और कठोर, ठीक है, उस पर ये लोग उत्कीर्ण करते थे, लिख देते थे ना, पत्थर धातु पे लिख देते थे। तो इसीलिए वो आज तक उपलब्ध है, नहीं तो अगर कहीं और लिखते तो नष्ट हो जाता अब तक। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते ताकि लोग इन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। अब देखिए कभी कभी क्या होता था कि अब कहीं किसी तक संदेश पहुंचवाना है, अब जो राजा था वो अपने प्रजा को कुछ बताना चाहता था, तो क्या करता था कि वो ऐसे अभिलेख लिखवा के और राज्य में, अपने राज्य के बीचों बीच लगवा देता था, तो लोग आते जाते उसको पढ़ते थे और उसका नियम कानून पढ़ लेते थे तो उसका पालन करते थे, ठीक है ना। अब जैसे कोई नियम कानून राजा को पालन करवाना पड़ता था, तो वह यह ऐसा कार्य भी अभिलेखों द्वारा भी वो कोई भी नियम कानून पालन करवा सकता था अपनी प्रजा से। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के लिए विवरण उत्पन्न करवाए। अब देखिए कुछ अभिलेख और भी मिलते हैं जिसमें राजा रानी के बारे में भी है और अन्य स्त्री पुरुष जो हैं उन लोग के कार्यों के बारे में भी विवरण मिलता है। देखिए अब आप देख रहे हैं ना, ये अभिलेख है, ठीक है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखता था। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, अब जो राजा था, शासक था,
वो अपनी लड़ाइयों के बारे में कैसे पता करेगा? तो वो अभिलेख लिखवाता जाता था, तो उसको पता चल जाता था कि अरे हम यहाँ तो लड़ चुके हैं, अरे हम तो यहाँ लड़ चुके हैं। तो अपने विजय के बारे में लेखा जोखा वो अभिलेखों के द्वारा लगाया जाता था। अब देखिए अभिलेख के बारे में दिया है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान के अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अब देखिए ये जो अभिलेख दिख रहे हैं अब, ये 2250 वर्ष पुराना है और यह अभिलेख हमें वर्तमान समय के यानी प्रेजेंट समय में जो अफगानिस्तान है वहाँ के कंधार से मिला है। ठीक है, यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया। अब देखिए जो अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक, उनका ये अभिलेख है। उनके आदेश के लिए उन्होंने जो अपने प्रजा को आदेश दिया तो उसके लिए यह अभिलेख बनाया गया था, उत्कीर्ण कराया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। अब देखिए चैप्टर 8 में इस शासक के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। देखिए अब हम लोग कुछ लिख रहे हैं तो हम लोग जो जिस चीज़ पे लिख रहे हैं उसको लिपि कह दे तो उसका प्रयोग तो करते ही हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी हुई होती हैं। अब देखिए लिपि जो है हमारे, जैसे अब आप लिखते हैं ना, अपना नाम लिखे, आप कहाँ रहते हैं ये लिखे, तब कोई साइन बना दिए उसके आगे, तो ये लिपि क्या होती है? जो अक्षर और संकेतों से मिलकर बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आप कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं तो आप एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लोग करते हैं ना भाषा का प्रयोग। यह अभिलेख इस क्षेत्र में उपयुक्त होने वाली यूनानी तथा आर्मामेई नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। अब देखिए ये अभिलेख जो है, अब देखिए अशोक के समय में यूनानियों का बहुत प्रभाव था, तो इस अभिलेख में आपको यूनानी और आर्माइक नामक दो तरह की भाषाओं और 2 तरह की लिपियों के बारे में मिलेगा। इसमें क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने में क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? अब देखिए आप जानते हैं इसमें क्या पूछा है? क्या आप जानते हैं कि अब कठोर सतह पर लेख कैसे लिखते होंगे और क्यों लिखते हैं ना? इसमें यही पूछता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। अब देखिए जो हमारा अतीत है यानी बीता हुआ कल है भारत का, उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रयोग में लाई गई थी। आपका काजल, श्रृंगार का सामान, ठीक है, पूजा पाठ करने का वस्तुएं, हाँ, और भोजन आदि बहुत कुछ प्राचीन समय से ही है ना। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। देखिए अब जो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करता है, सबके बारे में पढ़ता है, इसके बारे में खोजता है, तो ऐसे व्यक्ति को पुरातत्वविद ना ये कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र तथा मूर्तियों का भी अध्ययन करते हैं। अब ये लोग देखिए जो पुरातत्वविद हैं, ये मतलब ये लोग क्या करते थे? पुरातत्व यानी पुराने तत्वों से खोजने वाले को पुरातत्वविद कहा गया है। तो ऐसे लोग ये लोग पत्थर, ईंट, ये जो इमारत बनी हुई है ये किस चीज़ से बनी हुई है, इसके अगर इमारत गिर भी गई है तो इसका कुछ अवशेष हमें मिल गया, ठीक है, इस पर कोई चित्र बना हुआ है, हमें इसका सिंबल मिल गया, कोई मूर्ति मिली, तो उसके बारे में ये लोग पुरातत्वविद जो हैं वो अध्ययन कर लेते थे इससे।
वे औजार हथियार बर्तन आभूषण। देखिए ये लोग औजार हथियार बर्तन और आभूषण। देखिए पहले ये देखिए मन के चलते थे। ये देखिए ये लेख गोदा हुआ मिला है, देख रहे हैं आप चित्र। देखिए ये मन का है आपका ना, ये बर्तन है, ये देखिए ये है ना, देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है। तथा सिक्के की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी की जाती थी। अब देखिए ये लोग किस किस चीज़ से खोजते औजार हथियार बर्तन आभूषण सिक्के ना। तो यानी वो लोग पता इससे ये लोग देखिए उस समय के देखिए कुछ औजार मिल जाते थे, हथियार मिल जाते थे, बर्तन कौन सा वो लोग प्रयोग करते थे, वो किस चीज़ से बना होता था, वो आभूषण। पहले तो मिट्टी का बर्तन चलता था सबसे पहले, तो वो कैसा गहना पहनते थे, वो कैसे सिक्के प्रयोग में लाते थे। वो अब जो सब बर्तन मनके जेवर सिक्के ये सब जो मिलते थे, इससे भी उस समय की सभ्यता के बारे में पता चल जाता था। और छानबीन तथा खुदाई भी करते थे ये लोग, तो इससे भी पता करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर पक्की मिट्टी और कुछ धातु से बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर या तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। अब देखिए बर्तन जो थे वो पक्के मिट्टी के या पत्थर के होते थे, ठीक है ना। और गहने जो हैं वो धातु के बने होते होंगे, ठीक है। तो और ये कुछ कठोर तत्व के होते थे, तो इसलिए ये सब जो सामान थे ये जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते थे, ये जल्दी नष्ट नहीं होते थे। तभी ना आज भी पुरातत्वविद जो हैं इसे खोज के इसका अध्ययन कर लेते हैं। पुरातत्वविद जानवरों चिड़िया तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। अब देखिए अतीत में कैसे जानवर थे, कैसे चिड़िया थी, मछलियाँ थीं, कौन कौन से जानवर होते थे, तो इन सब के भी अवशेष हड्डियाँ ये लोग खोजते थे, ढूंढते थे। इससे इन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अब देखिए इससे ये जो हड्डी थी इससे ये लोग पता लगा देते थे कि ये लोग क्या अतीत में ये लोग मतलब पुराने समय में लोग क्या खाते पीते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए ही रूप में बचे रहते। अब देखिए जो वनस्पतियाँ थीं वो तो नष्ट हो जाती थी, उनका मिलना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। वनस्पतियाँ क्या होती थी आपकी, ये पेड़ पौधों से प्राप्त हुई मूल्यवान चीज़ें, और आपका जो अन्न के दाने यानी गेहूँ जौ ये सब के दाने, चावल के दाने जो होते थे ये सब, ठीक है। और लकड़ी के टुकड़े ये सब अगर कहीं जल गए, कहीं आग लग गया तो उससे वो सभ्यता ख़त्म हो जाती थी। तो पर ये जले हुए अवशेष के रूप में मौजूद रहते थे वहाँ जगह पे। क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष भी मिलते होंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि उस समय के बहुधा कपड़े जो थे वो भी पुरातत्वविद को मिले होंगे, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब। तो पांडुलिपियों अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। देखिए पहले जो था पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, स्रोत कर रहे हैं, ठीक है। इन लोग को स्रोत यानी अब जो पांडुलिपि है सोर्स, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं अभिलेख जो पुरातत्व है ये सबसे जो जानकारी प्राप्त होती थी उसे इतिहासकार क्या क्या बोलते थे, सोर्स यानी माध्यम जानने का, स्रोत, ये शब्द से प्रयोग करते थे। इतिहासकार इन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार जो पुरातत्वविद हैं इन लोगों को क्या कहते थे, जो अतीत का अध्ययन करने वाले, अतीत के बारे में पढ़ने वाले, अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने वाले। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता था, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम
धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अब देखिए जो स्रोत थे इससे जो हम लोग को जानकारी मिलती थी, प्राप्त होती थी, उसी की हेल्प से, उसी की मदद से अब हम लोग क्या धीरे धीरे अपने अतीत के बारे में जान सकते थे। उस अतीत को पूरा फिर से हम लोग पुनर्निर्माण कर सकते थे, पुनः बना सकते थे। हम लोग सोचिए कितना फ़ायदेमंद है। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद इन जासूसों की तरह जो इन इतिहास के स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने में प्रयास करते थे। अब देखिए जैसे जो जासूस होते हैं वो छोटी छोटी बातों को भी कैच कर लेते हैं, तो वैसे ही ये जो इतिहासकार या पुरातत्वविद है, ये दोनों जो यही जासूस की तरह अब ये लोग जो छोटे छोटे स्रोत मिलते थे उसमें से उस स्रोतों का प्रयोग करके सुराग इकट्ठे करते थे और उन सुरागों से अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का कोशिश करते थे। अतीत एक या अनेक। अब देखिए अतीत एक है यानी जहाँ अभी आप, इसका मतलब आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ एक ही सभ्यता, हमारे पहले एक ही सभ्यता थी या और अनेक भी थी, तो इसी तरह जानना है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? अब देखिए ये जो किताब लिखे हैं, इस किताब का क्या नाम है? हमारे अतीत पर ध्यान। तो आपने क्या इस पे ध्यान दिया? तो आपने उसके बारे में पढ़ा, ध्यान दिया आपने? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अब देखिए जो अतीत शब्द है इसका प्रयोग बहुवचन, क्योंकि अतीत सिर्फ एक आदमी का तो पता चल नहीं रहा है, उसके पूरे परिवार का, उसके पूरे कुल के बारे में पता चल रहा है, तो उसको बहुवचन के रूप में लिया गया है। ऐसा इस तत्व की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत में अलग अलग मायने थे। अब देखिए मतलब अलग अलग लोग जो थे, अलग अलग समूह थे, ग्रुप थे, तो बहुवचन के रूप में अतीत को प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि उस समय में, अब हमारे अतीत में जो समय था, उस समय प्राचीन समय में हमारे अतीत में तो जो सभ्यता थी, जो लोग थे, वो एक आदमी तो नहीं था, समूह था ना पूरा, तो पूरे समूहों का अध्ययन करने को कि तो अब उन समूहों का अलग अलग मायने थे, तो इसीलिए अतीत को बहुवचन के रूप में प्रेजेंट किया गया। जैसा कि मैंने बताया ही आपको कि अब एक आदमी के बारे में तो पता नहीं चल रहा है, बहुत सारे आदमियों के बारे में पता चल रहा है, मनुष्यों के बारे में पता चल रहा है, इसलिए इसे बहुवचन के रूप में प्रेजेंट किया गया। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। अब देखिए एग्जाम्पल में देखिए, अब जो पशुपालक और कृषि थे ये लोग थोड़े एक जैसे हो सकते थे, पर राजा रानी का जीवन इनके जैसा नहीं था। ठीक है, इन लोग पशुपालक और जो कृषक थे इनका जीवन एक तरह से समान हो सकता है, पर राजा रानी का जीवन इनके तरह समान नहीं था। ठीक है, अब व्यापारियों का और शिल्पकारों का जीवन भी देखिए एक जैसा नहीं था, बहुत भिन्न था, बहुत अलग था। अब शिल्पकार जो थे वो शिल्प का कार्य करते थे, यानी कपड़ा बनाते थे, और व्यापारी जो थे उसे बेचते थे, तो इन लोग के जीवन में फ़र्क हुआ ना। जैसा कि आज आप देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। अब देखिए आप प्रेजेंट में भी देख लीजिए, अलग अलग शहरों में अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा का प्रयोग होता है। तो उसी तरह प्राचीन समय में भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहार, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग पहनावा, बोली,
ये सब भिन्न होती थी, अलग अलग रीति रिवाजों का भी पालन होता था। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग भोजन में मछली पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। और देखिए, अब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ के लोग मछली पकड़ के अपना भोजन प्राप्त करते थे, और या तो शिकार करके, ठीक है, और या जो द्वीप में जो फल फूल मिल जाए उससे, ठीक है, उसको इकट्ठा करके। अब इसके एकदम अपोजिट, इसके उल्टा जो है, शहर में रहने वाले जो लोग हैं, ये खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है। अब देखिए, जो जंगल के लोग थे, वो लोग फल फूल और जानवरों का शिकार करके, मछली पकड़ के अपना भोजन प्राप्त करते थे। पर जो शहर के लोग थे, वो लोग अपना क्या करते थे, ये लोग खाद्य सामान यानी खेती के द्वारा जो पैदा की जाती थी चीज़ें, उनका भोजन करते थे, ठीक है। तो ये भिन्नता आपको हर जगह मिलेगी कि जंगल के लोग जंगल से प्राप्त चीज़ें खाते थे, शहर के लोग खाद्य से प्राप्त चीज़ें खाते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। अब देखिए, इस समय देखिए, मतलब इसके अलावा जो खान पीन है, इसके अलावा भी बहुत सारे भेद हैं, मतलब और बहुत सारी भिन्नता है लोगों में। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अब देखिए, जो उस समय के राजा महाराजा थे, उस समय के शासक थे, वो अपनी जो जीत होती थी उसका लेखा जोखा रखते थे, लिखते थे उसको, ठीक है। तो ये उसके बारे में अब हम कॉपी में, डायरी में नोट बना सकते हैं, पर उस समय में वो लोग अपने मंत्रियों द्वारा लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। अब देखिए, इसी कारण देखिए, उन लोग लेखा जोखा जो रखते थे अभिलेखों में, या उस समय की जो उन लोग के इतिहासकार थे, या जो उन लोग के कवि थे, तो उस समय के नाटक, पुस्तक आदि के द्वारा हमें उन लोगों के बारे में पता चल जाता है, काफ़ी कुछ पता चल जाता है। जबकि शिकार और मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालन जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अब देखिए, जो ये शिकारी थे, मछुआरे थे, संग्राहक मतलब जो सामान संग्रह करते थे, आज के म्यूजियम को संग्राहक बोल सकते हैं, ठीक है। कृषक यानी कृषि जो थे, खेती करते थे। पशु पालने वाले, ठीक है, पशुपालक, ये लोग जो थे ये आम आदमी थे। ये अपने कार्य का लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि ये लोग को ज़रूरत ही नहीं होती थी, सामान्य जीवन जीते थे, इसलिए इन लोग को लेखा जोखा नहीं रखना पड़ता था ना। तो अब ये लोग अपने ज़िंदगी का लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि आम लोग थे। तो पुरातत्व, अब राजा महाराजा जो थे वो लोग लेखा जोखा रखते थे, तभी ना उस समय की सभ्यता और संस्कृति, उनके राजवंश के बारे में हमें पता चलता है, और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में हमें पता चलता है। पुरातत्व की इस सहायता से हमें उनके जीवन में जान को मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब देखिए, ये लोग हैं, तो पुरातत्वविद के द्वारा हमें, उनकी मदद से हमें बहुत कुछ पता चल चुका है उनके जीवन के बारे में, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, ठीक है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से उन अभिलेखों को पढ़ा जा नहीं जा सका है। तिथियों का मतलब, अब देखिए, तिथि यानी तारीख का क्या मतलब है, ये पढ़ना है हमें। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछेगा तो तुम शायद उस दिन का तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। अब देखिए, आपसे कोई तिथि के बारे में पूछेगा, तिथि तो आप उस दिन की तारीख बता देंगी, महीना बता देंगी, साल बता देंगी। अब जैसे कि 2000 बोल देंगी, 2000 सन है था,
ना। और क्या बताएंगी, यही ना बताओगे ना। वर्ष वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती। अब देखिए ये जो वर्ष है उसका गणना, उसके बारे में डिटेल हमें ईसाई धर्म के प्रवर्तक जो थे ईसा मसीह, उनके जन्म से ये पता चला। उनके जन्म से की तिथि से की जाती है ना, वो किस तिथि को पैदा हुए हैं। ठीक है, तिथि एक तरह से देखिए आप, जैसे मतलब आप किस डेट को, किस महीने, किस साल में पैदा हुए हैं, तो ये जन्म तिथि हुई। पर तिथि आपकी होती है कि आप पैदा हुए उस दिन कोई फेस्टिवल पड़ गया, कोई त्यौहार पड़ गया, तो आप उस त्यौहार के अकॉर्डिंग, अगर आपको डेट, पहले के समय में लोगों को डेट नहीं याद रहते थे कि किस तारीख को पैदा हुए, पर ये याद रहता था इस त्यौहार के दिन पैदा हुए हैं, तो उस तिथि के दिन उनका जन्मदिन मना लिया जाता था। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। अच्छा देखिए, अब ये जो 2000 इसने बताया है आगे की लाइनों में, वो उसका क्या मतलब है, उसका तात्पर्य है अब ईसा मसीह जो है उनके जन्म के 2000 वर्ष बाद का समय जो है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईशा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। अब देखिए जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म के पहले की जो तिथि है उसको ईशा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख कर लेंगे। अब देखिए जो ये किताब है, बुक है आपकी क्लास 6 की, तो उसको हम 2000 जो है, जो सन बताया है या जो दिन बताया है एक, तो उसको हम लोग स्टार्टिंग बिंदु मानते हैं और उसको उससे वर्तमान और पूर्व दोनों की तिथियों का बारे में पढ़ लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इतिहास की तिथियाँ। ठीक है, अब ये लेसन में जो जो तिथि बताया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में BC, हिंदू में ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। यानी जो इंग्लिश में आपका BC दिखते हैं और हिंदी में ईसा पूर्व, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, कभी कभी तुम तिथियों से पहले SD, हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो, तो एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। यानी आप जो DC पढ़ते हैं यानी ईस्वी, वो ईसा मसीह के जन्म के समय का है। ठीक है, उस वर्ष को कहा गया है। इसको लैटिन शब्द में एनो डोमिनी बोला गया है। कभी कभी ND की जगह CD और तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। अब आप देखिए कि इसमें क्या बता रहा है, जो ND है इसकी जगह CE होता है, तो C यानी कॉमन एरा। ठीक है, कॉमन जो साल था वो, और BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, BC की जगह BCE लिखा है यानी बिफोर कॉमन एरा के बाद। अब ऐसे ही प्रयोग किया गया है, फुल फॉर्म है सबका। ठीक है, हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। अब देखिए जो ये बता रही हैं, तो क्योंकि कैलेंडर अब कॉमन हो चुका है, सब लोग कैलेंडर देखता है। ठीक है, तो विश्व में सब जगह कैलेंडर का प्रयोग होने लगा है, तो इसलिए हमें ये सब शब्दों के बारे में पता होना चाहिए।
इसलिए इसमें बताया गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। अब देखिए, ये जो ईसा पूर्व, ईस्वी, ये सब है, ये सब का प्रयोग भारत में 2000 वर्ष पूर्व ही हो चुका है, 200 वर्ष पूर्व ही हो चुका है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका मतलब बिफोर प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट का टाइम जो है इसके बारे में होता है। अब ये देखिए अन्य यंत्र, यानी जो लिपि है जो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते थे। अब देखिए, जो अभिलेख थे वो पत्थरों पे उत्कीर्ण कराए जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि पूरा अभिलेख तैयार हो जाने के बाद जो राइटर था वो अभिलेख लिखता था पत्थरों से खोद के, पूरा तैयार होने के बाद बीच से टूट जाता था, तो जो लेखक था उसकी पूरी मेहनत ख़त्म, फिर उसको लिखना पड़ता था। तो अभिलेख बनाना भी बहुत कठिन कार्य था। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए। अब देखिए, इसमें से बहुत सारे जो अभिलेख हैं वो कई सौ वर्ष पूर्व भी लिखे गए हैं, ठीक है। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। अब जो अभिलेख हैं उसको पहचानने के लिए लिपि और भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाएं, लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। अब देखिए, समय के साथ साथ देखिए लैंग्वेज डेवलप हो गई इन लोग की, तो इन लोग को और जानकारी हुई भाषा की, तो ये लोग में परिवर्तन, लिपि और भाषा में परिवर्तन इन लोग के हुआ। और अब देखिए, विद्वान यह कैसे जान पाते होंगे कि इस लिपि में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ना, तो अब जो वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं जो, ये लोग कैसे पता करते होंगे इसमें क्या लिखा है, तो उसकी भी कोई तरीका होगा। तो इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अब जो इसके बारे में, जो लिपि इसमें क्या लिखा है इसके बारे में एक अज्ञात लिपि है, उसके द्वारा इसका अर्थ निकाला जाता है, उससे पता चलता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र में मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। देखिए, अब जो ये अज्ञात लिपि है, इसको जानने के लिए इसकी एक फेमस कहानी है, ठीक है, फेमस स्टोरी है, जो कहाँ पे मिली है आपकी, ये देखिए, उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र, जो हमारा मिस्र है वहाँ पे ये लिपि मिली है, ठीक है। तो वहाँ बताया जा रहा है कि 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे। अब कैसे रहते थे देखिए ना, एल से लॉयन दर्शाया गया है, ए से बर्ड दर्शाया गया है। ये देखिए, एल से लॉयन दर्शाया गया है, ए से बर्ड, ठीक है। ये लिपि में आपने देखा ना, ठीक है। अब मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा था है। यहाँ से एक ऐसे ही उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख के 3 भिन्न भिन्न भाषाओं की लिपियों, यूनानी मिस्र की लिपि के 2 प्रकार में हैं। अब देखिए, जो मिस्र का उत्तरी तट है, ठीक है, वहाँ रोसेटा नाम का कस्बा था, वहाँ पे ऐसा लेख मिला है, ठीक है, पत्थर पे लिखा हुआ। तो उस पत्थर पे 3 तरह की भाषा का प्रयोग किया, 3 तरह की लिपियों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यूनानी मिस्र, ये दोनों प्रकार में हैं ये लिपियाँ। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। अब जो कुछ विद्वान हैं वो लोग यूनानी भाषा जानते हैं तो उसको पढ़ लेंगे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा रानी के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाया गया है, इसे कारतूस कहा जाता है। अब जो विद्वान हैं इन्होंने बताया इस पत्थर पे क्या लिखा है कि राजा रानी जो हैं उनके नाम को छोटे फ्रेम में लिखा गया है, तो उस फ्रेम में उसके अक्षर को दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसे कारतूस कहा जाता है, इस लेख को कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वान ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए
मिस्री अक्षरों को समर्थक ध्वनि की पहचान की। अब देखिए इसके बाद जो विद्वान हैं इन लोगों ने पहले यूनान और मिस्र दोनों के संकेत हैं उसको छोड़ के इसमें जो मिस्री शब्द है अक्षर हैं उसके समानार्थक मतलब उसके सामान्य अर्थ वाले जो ध्वनि है उसकी इन लोगों ने पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि एल अक्षर शेर के लिए दर्शाया गया है, ए अक्षर चिड़िया के लिए। अब देखिए मैंने यहाँ अभी पहले ही आपको बता दिया। देखिए एल अक्षर इसके लिए, चिड़िया के लिए ए अक्षर यूज किया गया है। देखिए ठीक है, ये एल अक्षर इसके लिए शेर के लिए और ए अक्षर चिड़िया के लिए। ये देखिए ठीक है ना। एक बार जब इन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों भी पढ़ सके। अब देखिए ये लोग जान गए जब कि किस अक्षर के लिए, किस चित्र के लिए किस अक्षर का प्रयोग किया गया है, तो इन लोगों ने आसानी से बाकी अभिलेख भी पढ़ लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।